ये है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जिससे भारत का स्वर्ग यानी रोड टू हेवन कहा जाता है। कच्छ की सफेद चादर के बीच में अनंत दिखने वाली सड़क मंजिल है कच्छ की सबसे ऊंची चोटी कालो डोंगर की तरफ। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का मजा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको रोड टू हेवन का एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। ये सुंदर रास्ता जो है वो मानव निर्मित ऐसी कला है जिसने कच्छ के रण का पूरा चेहरा ही बदल दिया। रोड टू हेवन का जो रास्ता है वो बनने से पहले अगर किसी को खाबड़ा से धोलावीरा अगर जाना होता था ना, तो उसे कम से कम 250 से 300 किलोमीटर का लंबा रास्ता काट के जाना पड़ता था। बट रोड टू हेवन बनने के बाद में ये जो पूरा डिस्टेंस है वो हार्डली 30 से 40 किलोमीटर के अंदर तक सीमित हो गया। मतलब आपका 250 से 300 किलोमीटर का रास्ता निकल के सिर्फ 30 किलोमीटर के लगभग में ये रास्ता अभी बचा हुआ है। और अगर आप इस रास्ते से अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो मानो ऐसे लगता है जैसे आप स्वर्ग के रास्ते से ही जा रहे हो। इतना मजा आता है आप सही में। मतलब मैं सिर्फ सुना था, आज जब मैं इसको देख रहा हूँ तो यकीन मानिए इतना सही फील हो रहा है। तो अगर लाइफ में अगर कभी आना हुआ तो एक बार रोड टू हेवन जरूर आइए। दोस्तों, आपको पता है कि इसे स्वर्ग का रास्ता क्यों बनाते हैं? इसका नाम इसकी नज़ारों की वजह से पड़ा है। जो 30 किलोमीटर तक यह सड़क रन ऑफ कच्छ यानी सफेद रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सड़क के दोनों तरफ नीला पानी और सफेद नमक की चादर होती है। जब आप इस पर बाइक चलाते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच में या पानी के ऊपर चल रहे हो। और ये रास्ता सीधा आसमान में जाता है यानी हेवन की तरफ। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रोड टू हेवन। दोस्तों, ये जो रोड टू हेवन का रास्ता है वो आपको सीधा लेके जाएगा धोलावीरा, जो कि 5000 साल पुरानी हिंदू घाटी सभ्यता थी जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। तो ये रास्ता सीधा ज्वाइन होता है वहाँ उस साइड में धोलावीरा में। वैसे इस सड़क को बनाना कुछ आसान काम नहीं था। ये पूरा जो इलाका था ना वो पूरा दलदल से भरा रहता था और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में नमक हुआ करता था। मानसून में ये पूरा जब बारिश होती थी ना ये पूरा इलाका डूब जाता था। तो यहाँ पे अगर रोड बनाना तो सबसे बड़ी दिक्कत थी नमक की, क्योंकि नमक जो है वो रास्ते को बहुत जल्दी खराब कर देती है। तो फिर भी इसके बावजूद ये जो पक्की सड़क बनाई वो काफी लाजवाब है। और वैसे देखा जाए तो ये जो है वो पूरा एरिया बीएसएफ के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ से नजदीकी ही पाकिस्तान की बॉर्डर है। फिलहाल अभी आपको पता ही है कि दोनों में रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे ड्रोन अलाउड नहीं है, तो फिर भी जहाँ पे अलाउड है मैंने आपको कोशिश की कि ड्रोन के कुछ शॉट्स दिखाने की, जिससे आपको पता चल जाए, देखने में मज़ा है कि रोड टू हेवन एग्जैक्ट दिखता कैसे है। तो यह है कुछ ड्रोन शॉट्स और फिर हम करते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू।
भाई बच्चन साहब ने सच ही कहा था, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सच में अगर लाइफ में कभी चांस मिले तो जरूर एक बार रोड टू हेवन आइए। और अगर आप रोड टू हेवन आ रहे तो नवंबर से फरवरी तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है रोड टू हेवन देखने के लिए। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नमक का रेगिस्तान है वो रोड के दोनों साइड में वो तो नहीं दिख पाया। इसके लिए और कम से कम 2-3 महीने जाने की संभावना है। अगर आप फरवरी के बाद भी आते हैं तो मे भी हो सकता है आपको 2025-26 का जो नमक का डेजर्ट है वो दिख पाएगा। आगे में भी बहुत बड़ा जो कच्छ महोत्सव होता है वो आगे, वो वाला साइड जो है वो इससे आगे है। ये रास्ता फिलहाल कुछ ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बट जब अभी कुछ साल पहले अपना G20 समिट हुआ था तो उसमें जो विदेशी मेहमान आए थे तो उनको इसी रास्ते से ले जाया गया था। तो इससे अपनी भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग और उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो उन लोगों जब देखी तब पता चला कि ये रास्ता वही है जिससे पूरी दुनिया में भारत की जो खूबसूरती है उसका दीवाना बना दिया है। तो बीच बीच में ऐसे बहुत सारे स्पॉट है जहाँ पे आपको फ्लेमिंगोस का पूरा समूह आपको दिख सकता है। तो यार ऐसे करते करते पूरा 30 किलोमीटर का रास्ता कैसे कट गया ये समझ में भी नहीं आया। और हमारा इस तरह से रोड टू हेवन का जो पूरा सपना था वो कंप्लीट हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं आगे कालो डोंगर की तरफ। तो सबसे पहला तो यह है कि हमें डलवाना है फ्यूल, क्योंकि लास्ट फ्यूल हमने डलवाया था अंबाजी में। तो मुझे बीच में डर था कि यहाँ पे पता नहीं फ्यूल मिलेगा या नहीं, बट आगे में एक गाँव है जहाँ पे पेट्रोल पंप है तो हम जा रहे हैं उधर ही फ्यूल डलवाने के लिए। रोड टू हेवन खत्म होने के बाद में मैं अभी जा रहा हूँ खावड़ा में, वहाँ पे पेट्रोल मुझे फिलअप करना है। मैंने लास्ट पेट्रोल भरा था अंबाजी के यहाँ पे, तो अभी ऑलमोस्ट पेट्रोल खत्म हो गया है। रास्ता काफी सुना है तो इसलिए मैं थोड़ा मैप लगा देता हूँ ताकि इधर उधर भटक ना जाऊँ। तो हमने कर लिया पेट्रोल फिलअप, तो अभी हम जा रहे हैं कालो डोंगर। वहाँ पे कोई तो भी एक टेम्पल है। थोड़ा रास्ता ऐसे देखा मैंने कि रास्ता थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। लोकल लोग वहाँ पे स्टोइंग करते हैं, तो हमें किसी गाड़ी के साथ ही जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो फिर क्या करोगे? स्कूल में जाओ, नहीं तो ऐसी मजदूरी करनी पड़ेगी। स्कूल नहीं क्या पास में? बहुत स्कूल है, तो 10-15 स्कूल। तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता क्या? नहीं तो पढ़ता है, कभी कभी जाते कभी नहीं जाते। अरे नहीं, पढ़ाई करो भाई। घूमना है कि नहीं हमारे जैसे? हाँ, हमारे जैसे घूमना है कि नहीं? तो फिर गांव में पड़े रहोगे। काफ़ी टाइम से पानी नहीं पिया था तो मैं अभी रुका था पानी पीने के लिए। बट यार यहाँ पे पूरी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसे इनकम सोर्स है नहीं यहाँ के लोगों के लिए, और इस वजह से पढ़ लिख नहीं पा रहे। तो बच्चा बैठा था, दोनों भाई थे शायद से। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी आगे है हमें ये कालो डोंगर का साइन बोर्ड, तो उसी रास्ते पे मुड़ते हैं। दोस्तों अब हम सफेद रंग को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम अभी जा रहे हैं कालो डोंगर, काला पहाड़ की तरफ, जिसे ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। ये काला डोंगर जो है उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। तो चलो रास्ते में मैं आपको वो बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने सुना है कि एक मैग्नेटिक हिल भी है। वैसे तो लद्दाख साइड जब जाते तब तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक हिल है, बट हम लास्ट टाइम जब गए थे तो मुझे वहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं दिखा। तो चलो एक बार ये वाला मैग्नेटिक हिल जो है उसका भी एक बार मजा लेते हैं कि देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों लद्दाख की जो मैग्नेटिक हिल है उसके मुकाबले यहाँ की कालो डोंगर की मैग्नेटिक हिल जो है वो सच पे कारीगर है। लास्ट टाइम हम जब लद्दाख गए थे तो हमें वैसे कुछ फील हुआ नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अगर कोई मैग्नेटिक चीज है तो वो अपने आप हिल्स की चढ़ाई वाली साइड में चढ़ रही थी। तो बस थोड़ा सा ट्राई लेने के बाद में फिर हम निकल पड़े हैं आगे। जैसे मैग्नेटिक हिल खत्म होती है तो उसके बाद में फिर आपका कालो डोंगर का जो पूरा चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आसपास देखें तो काफ़ी ग्रीनरी है, बबुल के पेड़ बहुत सारे दिख रहे हैं, बट जैसे जैसे अभी आप ऊपर जाएंगे तो आपको काले काले पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं। और आगे में ऐसे सुना है कि वहाँ पे कॉरिडोर वगैरह जो है कार वगैरह जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कालो डोंगर के नीचे में ही पिकअप
गाड़ी जो होती है तो वो पैसेंजर अपने मतलब खुद की कार वहाँ पे खड़ी करके पिकअप पे पर्यटक को बिठा के लेके जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी बाइक पर चढ़ जाएंगी, तो चलो देखते हैं। दोस्तों मेरी टू व्हीलर थी इसलिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त तो नहीं हुई। ऐसी चढ़ाई है जिसमें बहुत सारी दिक्कत होती है कार्स के लिए। मेरे सामने 1 से 2 कार्स की जो क्लच प्लेट थी वो यही डैमेज हो गई है, तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। और भाई अभी हम इंटर कर रहे हैं और आने के बाद में नज़ारा यहाँ का था ऐसे। इतनी दूर से गाड़ी चलाने के बाद में जब मैं कालू डोंगर पे पहुंचा तो यहाँ की कच्छी म्यूजिक सुन के मानो मेरी पूरी थकान निकल गई। काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताने के बाद में मैं आगे निकल पड़ा जहाँ पे लोकल मार्केट है। मुझे परमिशन चाहिए थी BSF से अगर मिलती तो, कि यहाँ पे अगर ड्रोन फ्लाई कर सकता तो मैं आपको रण ऑफ कच्छ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अभी मैं खड़ा था वहाँ पे, और मैं चाहता था कि मैं अगर यहाँ से ड्रोन फ्लाई करके आपको पूरा नज़ारा दिखा पाता तो अच्छा रहता। बट नहीं, ये यहाँ पे परमिशन नहीं है। यहाँ पे BSF की एक चौकी है और यहाँ से बहुत ही नज़दीक पाकिस्तान का बॉर्डर हो। अगर आप कालू डोंगर पे दूरबीन से देखते हो तो आपको पाकिस्तान का बॉर्डर भी नज़र आता है। पाकिस्तान की जो चौकी है वो यहाँ से नज़र आती है। कालू डोंगर के इस कॉर्नर पे खड़ा होकर अगर मैं देखता हूँ तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक इंडिया ब्रिज करके जो चौकी है वहाँ पे छोटा सा ब्रिज भी है, तो आपको वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में जो ठंडी हवा है उसने पूरी थकान मिटा दी है। अभी हम खड़े हैं कालू डोंगर के सनसेट पॉइंट पे। सनसेट पॉइंट का नज़ारा दुनिया के नज़ारों में से एक है। डूबता हुआ सूरज जब सफ़ेद रंग पे अपनी रोशनी बिखेरता है तो पूरा इलाका सुनहरा हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद में जो सुकून मिला है वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कालू डोंगर का ये नज़ारा नहीं देखा तो फिर क्या देखा। दूर क्षितिज पर दिखती वो सरवद आंखों में पानी लाती है। कालू डोंगर की ये ठंडी हवा वतन की मिट्टी महक लाती है। जहाँ तक नजर जाए बस हिंदुस्तान का गुरूर है। यहाँ खड़ा हर मुसाफिर अपनी मिट्टी के नशे में चूर है। दोस्तों कालू डोंगर का जो इतिहास है, यहाँ एक 400 साल पुराना भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। इससे जुड़ी हुई एक अनोखी परंपरा है। कहते हैं जब भगवान दत्तात्रेय यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें भूखे सियारों का एक झुंड दिखा। उनके पास खिलाने को कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने शरीर का एक हिस्सा उन्हें खाने के लिए दे दी। तब से लेके आज तक मंदिर के पुजारी हर रोज दोपहर को और शाम को लोहे लोहे की आवाज लगाकर सियारों को बुलाते हैं और उन्हें पके हुए चावल के प्रसाद जो है वो खिलाते हैं। अगर आप सही समय पे पहुंचे तो आपको ये जो लोहे लोहे की पुकार है और सियार का आने का दृश्य जरूर देख सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको सही समय पे आने की जरूरत है। मंदिर की पिछली साइड में मंदिर के जो पुराने पुजारी थे उनकी कुछ समाधियां है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर मैं जैसे उठा तो मुझे पता चला कि यहाँ से सामने कुछ सीढ़ियाँ जाती है जो जाती है सीधी अन्न क्षेत्र की ओर। दोपहर का समय था और भूख भी लग गई थी तो सोचा चलो क्यों ना महाप्रसाद का आनंद लिया जाए। मेरी इच्छा से मैंने कुछ जो देना था
उनको दे दिया और फिर मैं निकल पड़ा प्लेट लेके कुछ महाप्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पे मुझे कुछ नए दोस्त मिले जिनसे मैं थोड़ा सा आपको मिलाता हूँ। आप कहाँ के हो? मैं पुणे महाराष्ट्र। हाँ, आपके पास कौन सी बाइक है? जिक्सर 150, ज़्यादा हैवी वाला नहीं। और बड़ा हाँ, एवरेज अच्छा देती है ना, तो वही ठीक है। पूरा इंडिया हो गया? हाँ, पूरा इंडिया? इंडिया पूरा हो गया, बस अभी उड़ीसा बाकी है, हाँ वो अगले 20 दिन के बाद में। बराबर। अभी इधर बाकी सोमनाथ वगैरह बाकी है, वो उधर ही जा रहा हूँ। सोमनाथ अच्छा हो? सोमनाथ बढ़िया है। सोमनाथ, जाम्बवत केव, बेट द्वारका। द्वारका। हाँ, फिर तो 12 ज्योतिर्लिंग तो हो गया होगा? एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग नहीं गया, अलग अलग। पूरा तो हो गया सोमनाथ के अलावा? हाँ, पूरा हो गया, सोमनाथ बाकी बस। हाँ, मेरा 3 ज्योतिर्लिंग बाकी है। ओके। दर्शन होने के बाद में फिर हमने यहाँ पे महाप्रसाद मिल रहा था, तो महाप्रसाद का आनंद लिया। टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है अगर आते हो आप। तो बट एक बात है, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो गाड़ी चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नीचे में पिकअप वगैरह है, तो आप गाड़ी नीचे लगा के ऊपर तक भी आ सकते हो, वहाँ पे फैसिलिटी है वैसे। क्योंकि फालतू में अगर क्लच प्लेट ख़राब हुई तो आपके जाने के वादे हो जाएंगे। तो चलो अभी निकलते, महाप्रसाद हो गया, वापस से जाना है। अभी निकलना है हमें लखपत के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। महाप्रसाद का आनंद लेने के बाद में फिर अभी हमारा टाइम हो गया आगे बढ़ने का। तो अभी हमें यहाँ से जाना है लखपत की तरफ। लखपत का रास्ता जो है काफ़ी सूना रास्ता है, बट लखपत जाने के लिए हमें जाना होगा व्हाइट रन की तरफ से। तो बीच रास्ते में हमें लगने वाला है रन ऑफ कच्छ, और रन ऑफ कच्छ का देखते हैं हम वाइट डेजर्ट वगैरह। अगर रन महोत्सव में अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। आगे का रास्ता मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रोमांचक होने वाला है, तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। और आगे अभी जो आएगा एपिसोड नंबर 8, उसमें भी आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलो मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय।